धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आज का दिन ऐसा ही पावन दिवस है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप इस तरीके से उठेंगे तो मैं नामजद तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे। प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बोल रहे हैं, चलिए बैठिए। विशाल दा पाटिल, क्या तरीका, कई बार समझा दिया आपको। अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने पहले कहा, मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन जो आइटम आपने 10 नंबर रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया, इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो अपना आइटम 11, 12 और 13 इन सब पे विचार करने के लिए एक साथ आप विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 के माध्यम से संविधान को ये शक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लोक हित के निर्णय लागू कर सकते हैं। ये संसद को ही शक्ति दी है संविधान ने आर्टिकल 368 के तहत। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वह उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक, यही हमारा सामाजिक न्याय जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। शस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है।
इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृ शक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नियत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है उसी में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है सर, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहां दुनिया में, जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में, लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, यूके का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस 1776 में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको दिया। और उसके 10 साल बाद 1928 में द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित की गई द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330A, 332A, 334A को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल
239AA में अमेंडमेंट किया गया था ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष व अन्य दलों के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डिलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा जिससे वुमन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं उनका मूल उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 333A में संशोधन का प्रस्ताव है जो बिल में साफ साफ उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1 सीटों का रिजर्वेशन जिसमें SC/ST भी शामिल है प्रदान किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत जिस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है और वर्ष 25 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को पूछा इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द वुमेन्स बिल। ये सवाल पूछा। APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? डेफिनेटली द रिजर्वेशन ऑफ 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा समय आएगा, आ गया और ये समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सदन इसको पास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वो ये भी कहते हैं सर, if women get into the assembly, they would bring some order. We can also hope to see development politics instead of political politics if more women enter the seat.
ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था, जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व हमें डेवलपमेंट में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार महिलाओं को बनाएंगे तो हमें इसका देश को लाभ होगा। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विजन को ही चरितार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पूर्व अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण की बात कही थी। सरदार पटेल साहब को भी मैं नमन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण देने संबंधी विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कमेंट किया था। 1988-2000 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में भी सभी चुने हुए निकाय में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की सिफारिश की थी। 13वां संशोधन भी आया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ये महिलाओं का रिजर्वेशन का काम आगे नहीं बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, यहां तक महिला आरक्षण का बिल का सवाल है। सर्वप्रथम ये बिल 12 सितंबर 1996 को श्री HD देवेगौड़ा साहब की सरकार के समय संविधान का 81वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। बहस के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। गीता मुखर्जी कमेटी ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, परंतु 1996 में 11वीं लोकसभा के खत्म होने के साथ ही ये बिल खत्म हो गया। इस दिशा में अगला प्रयास आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 14 दिसंबर 1998 को संविधान के 84वें संविधान संशोधन विधेयक 1998 में पेश किया गया, परंतु 12वीं लोकसभा के खत्म होते ही ये प्रयास भी समाप्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगली सरकार 13वीं लोकसभा में 23 दिसंबर 1999 को संविधान का 85वां संशोधन विधेयक 99 में पेश किया गया, परंतु राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति न बनने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। इसी श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा संविधान में 108वां संशोधन विधेयक 2008 6 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में तीखी बहस और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया, किंतु लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो महिला अधिकारों और महिला कल्याण के प्रति सदैव संवेदनशील है, उनके मार्गदर्शन में लगभग सर्वसम्मति बनाते हुए नई संसद के पहले बिल के रूप में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़े, जिसे बाद में संविधान का 106वां संशोधन कहा गया। 2023 के तौर पर यह लागू हुआ, ये 2023 के लागू किया गया। अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 2014 वोटों के साथ बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो किया गया। 28 दिसंबर को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, 4 दशकों के लंबे अंतराल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई। आज हम इस संविधान 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से इसे इस महान सदन के समक्ष साकार रूप देने जा रहे हैं। इस पूरे विश्व में, इससे पूरे विश्व में भारत और भारतीयता का शाश्वत संदेश का प्रचार करने वाले यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कोट भी मैं आपको कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मात्र शक्ति के उत्थान का संदेश देते हुए कहा, देयर इज ए नो चांस, सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कोट करना चाहता हूं, देयर इज ए नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ ए वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ओनली वन विंग। तो हम 2 पंखों से उड़ना चाहते हैं साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक संविधान संशोधन के लागू होने से भारत, जिसे कभी वैभव भारत के नाम से भारत को जाना जाता था,
हमारे विधायिका में भागीदारिता बढ़ेगी और भारत विकसित भारत बनेगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने भी स्वतंत्र, शिक्षित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नारी की कल्पना करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, वे निर्णय लेने, कानून बनाने, वे शासन करने में सक्षम है। वे निडर, जागरूक और प्रगतिशील है, जो समाज को आगे बढ़ाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही विनम्र भाव के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि वैदिक काल से हमारी आधुनिक काल तक जब जब मातृशक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तब तब उन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से अपने आप को सिद्ध किया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, लोकपुत्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। कालांतर में हमें ऐसी अनेक महिलाओं का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने शासक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रानी नागनिका, कश्मीर की रानी दिद्या और रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई और रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी अनेक ऐसी रानियों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक सुधार की दृष्टि से देखें तो सावित्रीबाई फूले, रमाबाई जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल में आजादी के संघर्ष में भी महिला नेतृत्व ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। हम सरोजिनी नायडू की बात कर सकते हैं, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, भीखाजी कामा, मातंगनी हाजरा, रानी गैडिनल्यू जैसी अनेक महिलाओं का नाम गर्व के साथ ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में भी 15 विद्वान महिलाओं का योगदान संविधान निर्माण में रहा था। मैं उनको भी आज सदन के माध्यम से सत नमन करना चाहता हूँ। उन सभी महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। अध्यक्ष जी, ये अमृतकाल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग को कोट करते हुए उनको कहना चाहता हूं, सबको, आपको, हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें यहां चुन करके भेजा है। हम भारत के लोग, बन रहा है ऐसा सुखद संयोग, बनेगा विकसित राष्ट्र, बढ़ेगा सब में परस्पर सहयोग, हर आंगन से संसद तक होगी नारी की भागीदारी, हर निर्णय में उसकी भी होगी पूरी जिम्मेदारी, ऐसा होगा सुफल सहयोग, हम भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद सहयोग। आइए हम सब मिलकर दलों से ऊपर उठकर मातृशक्ति को सम्मान देने वाली नारी शक्ति को उसका अधिकार देने वाले इन बिलों का सर्वसम्मति से समर्थन करें और नारी शक्ति को समृद्ध बनाएं। लास्ट में अध्यक्ष जी, अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियां, मेरी भी कुछ पंक्तियां रहती है, मेरी अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति के प्रति, हाँ, मैं लेखक भी हूं सर। मैंने किताब तो मेरी पत्नी पे ही लिखी है ना, एक सफर हम सफर के साथ। लेखक मैं हूं, सब्जेक्ट मेरी पत्नी है, तो मैं कवि भी हूं। तो नारी शक्ति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन भावना क्या है, ये बहुत शानदार है सर। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा आज नारी उत्थान का उत्सव। निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी, बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। इन्हें आकाश सुने दो, इन्हें आकाश सुने दो, ना इनकी राहों को रोको, बुलाओ इनको संसद में, महक उठे फुलवारी। आज हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की पहचान है नारी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप टोकोगे तो एक कविता और सुननी पड़ेगी।
आपको एक दो कविता सुननी पड़ेगी, 2 बार बोलोगे तो। गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई जी। कितनी मुख्यमंत्री बनाया आप? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस विशेष सत्र में मैं अपने पार्टी की तरफ से